हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कंटिन्यू कर रहे हैं इकोलॉजी डिसिप्लिन के इकोलॉजी चैप्टर के साथ। दिस इज पार्ट थर्ड एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू फिनिश लेसन 1 इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ओनली। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस रीस्टार्ट द चैप्टर विद द टॉपिक इकोटोन। तो अब तक हमने इकोसिस्टम तक पढ़ लिया है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक जगह पर एक समय में साथ में रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं। और इकोटोन जो है कुछ बहुत अलग नहीं है, ये बस दो या दो से ज्यादा इकोसिस्टम के बीच की जगह है। सो इकोटोन इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंग्रोव फॉरेस्ट represents an ecotone between marine and terrestrial ecosystem. इकोटोन एक जोन ऑफ जंक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं और ये ट्रॉपिकल इलाकों में पाया जाता है। ये बेसिकली वो एरिया है जो समुंदर और जमीन के बीच में होता है। सो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको मरीन इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में देखने को मिलेगा। और ये क्या है? ये एक इकोटोन है, दो अलग इकोसिस्टम के बीच में, यानी जमीन वाले इलाके और पानी वाले इलाके के बीच में ये जो पेड़ पाए जाते हैं, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कहलाते हैं और ये एक तरीके का इकोटोन बनाते हैं। फिर आप इस डायग्राम में देखिए, ये पॉन्ड इकोसिस्टम है और ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और इसके बीच में ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है। ये पानी और जमीन का मिलने वाला एरिया है, जहां पानी और जमीन आकर मिलते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं ट्रांजिशनल इकोसिस्टम और ये इकोटोन है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये ग्रासलैंड फॉरेस्ट इकोटोन है। ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के बीच के एरिया को इकोटोन कहते हैं। ये हो गया हमारा ग्रासलैंड और ये हो गया हमारा फॉरेस्ट वाला एरिया। इसके बीच में जो इलाका है उसे हम कहते हैं ग्रासलैंड फॉरेस्ट इकोटोन। फिर रिवर और लैंड के बीच का इकोटोन है, आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हो गई हमारी नदी और ये हमारा जमीन का इलाका हो गया। और जमीन और नदी के बीच में जो ये बैंक बनती है वो क्या है? रिवर बैंक इकोटोन। यानी नदी के किनारे वाला जो एरिया होता है वो कहलाता है रिवर बैंक इकोटोन। उसके बाद आ जाता है एस्चुराइन इकोटोन, जो कि फ्रेश वाटर और मरीन इकोसिस्टम के बीच में पाया जाता है। जब नदी आकर समुद्र के पानी से मिलती है और जो ये मिलने वाला इलाका होता है वो कहलाता है एस्चुराइन इकोटोन। व्हेन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर कंबाइंस, उसके बीच में जो एरिया बनता है जहां पर ये खारा पानी और फ्रेश वाटर मिल रहा होता है, वहां पर बनता है हमारा एस्चुराइन इकोटोन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन, इट मे बी वेरी नैरो और क्वाइट वाइड। अब बात करते हैं इकोटोन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये दिखता कैसा है और काम कैसे करता है? इकोटोन कैसा दिखता है और ये कैसे फंक्शन करता है? इकोटोन नैरो यानी पतला भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है। नैरो इकोटोन का एग्जाम्पल रिवर बैंक इकोटोन है। नदी फ्लो कर रही है और उसके दोनों तरफ, जैसे ये नदी है वो फ्लो कर रही है और उसके दोनों तरफ ये जो बैंक बनी है और ये टेरेस्ट्रियल वाला इलाका है, तो ये क्या है? एक पतला सा इलाका बनाता है और ये कहलाता है हमारा रिवर बैंक इकोटोन, जो कि काफी पतला सा इलाका होता है। फिर इकोटोन चौड़ा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, जंगल और रेगिस्तान के बीच में ग्रासलैंड्स होते हैं। जैसे ये जंगल है एक साइड पे और एक साइड पे क्या है? रेगिस्तान है, एकदम बंजर सैंड है और उसके बीच में क्या होती है? बड़ी बड़ी घास होती है। तो क्या होता है? ये क्या बना रहा है? एक ब्रॉड एरिया ले रहा है ग्रासलैंड और बना रहा है एक वाइड इकोटोन। देन इट हैज द कंडीशंस इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम, hence it is a zone of tension. Ecotones can be natural or man-made. For example, the ecotone between an agricultural field and a forest is man-made ecotone. और इकोटोन एक जोन ऑफ टेंशन होता है अपने आसपास मौजूद इकोसिस्टम के लिए। जोन ऑफ टेंशन का मतलब है जैसे एक तरफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और दूसरी तरफ एक्वाटिक इकोसिस्टम और उसके बीच में इकोटोन है। बीच में होने की वजह से इस बीच वाले एरिया में लैंड की तरफ से और पानी की तरफ से भी पुल आता है। दैट मीन्स
लैंड चाहेगा इकोटोन में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो और पानी भी अपना पुल डालेगा टू मेक इट लुक सिमिलर टू एक्वाटिक इकोसिस्टम। सो इकोटोन एक कांस्टेंट जोन ऑफ टेंशन है। सो जो भी इकोसिस्टम इकोटोन के आसपास मौजूद होंगे वो कोशिश करेंगे कि इकोटोन में उनके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो या पैदा हो। जैसे कि ये लैंड वाला एरिया है, वो चाहेगा कि इस इकोटोन में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो, और ये जो पानी वाला एरिया है वो चाहेगा इस इकोटोन में उसके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों। देन इकोटोन नेचुरल भी हो सकता है और लाइक एस्चुराइन इकोटोन जहां नदी और समुद्र एक दूसरे से मिलते हैं, और इकोटोन मैनमेड यानी मनुष्य के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। लाइक एग्रीकल्चरल फील्ड और फॉरेस्ट की बीच की जगह, एग्रीकल्चरल फील्ड और फॉरेस्ट के बीच का इकोटोन होता है, और एग्रीकल्चरल फील्ड मैनमेड है। ये जो खेती बाड़ी होती है, जब जंगल को काट कर साफ करके हम क्या करते हैं, खेती करते, तो खेती करना का जो प्रोसेस है वो क्या है, मनुष्य के द्वारा किया जाता है। तो जंगल और खेती के बीच में जो इलाका बन जाता है उसे हम कहते हैं मैनमेड इकोटोन। तो आपने झूम कल्टीवेशन के बारे में अगर सुना होगा तो ट्राइब्स जंगल के हिस्से को साफ करके वहां क्या करती हैं, एक पैच में खेती करती हैं, कल्टीवेशन करते हैं, और उसमें क्या होता है, एक पैच में खेती होती है एंड उसके आसपास जंगल मौजूद होता है। जंगल होता है उसके आसपास, पर जंगल के बीच के इलाके में क्या करती है, ट्राइब्स खेती करती हैं। तो ये जो पैच में खेती हो रही है जंगल के बीचों बीच में ट्राइब्स के द्वारा, वो एक तरीके की बाउंड्री बना रही हैं इस खेती वाले इलाके और जंगल के बीच में। तो ये क्या हो गया, मैनमेड इकोटोन हो गया। It is linear as it shows progressive increase in species composition of one in coming community and a simultaneous decrease in species of the other outgoing adjoining community. इकोटोन में जो है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो लैंड बेस्ड स्पीशीज की संख्या कम हो जाएगी, और उसके बगल में जो भी इकोसिस्टम मौजूद होगा लाइक एक्वाटिक इकोसिस्टम, उसके इलाके की स्पीशीज की संख्या इसमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। A well-developed ecotones contain some organisms which are entirely different from that of the adjoining communities. और क्या होता है, इस ट्रांजिशनल इलाके में ऐसा भी होता है कि ऐसे स्पीशीज देखने को मिलते हैं जो कि न लैंड में पाए जाते हैं और न ही एक्वाटिक एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ जो स्पीशीज मौजूद होते हैं वो इस स्पेसिफिक एरिया में ही मिलते हैं। तो इस ट्रांजिशनल इकोसिस्टम वाले एरिया में एज इफेक्ट की वजह से यहाँ नंबर ऑफ स्पीशीज भी ज्यादा होते हैं और इनकी आबादी भी ज्यादा होती है। Sometimes the number of species and the population density of some of the species is much greater in this zone than either community. This is called edge effect. और जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ स्पीशीज की आबादी भी ज्यादा होती है और उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा होती है इस जोन में, क्योंकि इस एरिया में लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद हैं और एक्वाटिक इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन होगी ऑर्गेनिज्म की वो क्या होगी, डाइवर्स होगी। यहाँ पर वैरायटी ज्यादा होगी, और ज्यादा वैरायटी होने की वजह से इस एरिया में एज इफेक्ट कहलाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, जब पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है इस ट्रांजिशनल एरिया में या नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होती है तो इसको हम कहते हैं एज इफेक्ट। याद रखिएगा, एज इफेक्ट आपको इकोटोन में देखने को मिलेगा। The organism which occur primarily or much abundantly in this zone are known as edge species. In the terrestrial ecosystem, edge effect is especially applicable to birds. For example, the density of birds is greater in the mixed habitat of the ecotone between the forest and the desert. और जो जीव इस इलाके में ही पैदा होते हैं या जिन जीवों की आबादी इस इलाके में बढ़ जाती है उन्हें एज स्पीशीज कहते हैं। एज स्पीशीज में फ्रॉग्स आते हैं, टर्टल्स आते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी जमीनी वाले क्षेत्रों में एज इफेक्ट खासकर बर्ड्स पर एप्लीकेबल होता है। मिक्स्ड हैबिटाट जैसे फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच वाले एरिया में बर्ड्स की डेंसिटी आबादी ज्यादा होती है। अब इस डायग्राम में आप देखिए, ये दो इकोसिस्टम है और इनके बीच में जो इकोटोन है, इकोसिस्टम ए में 3 स्क्वायर वाले स्पीशीज हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। इसे आप याद रखिएगा। स्पीशीज में प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस सब आते हैं, और इकोसिस्टम बी में आपको सर्कल वाले स्पीशीज दिखेंगे जैसे रेड, ब्लू, येलो।
याद रखिएगा इकोसिस्टम ए में स्क्वायर वाले स्पीशीज हैं, इकोसिस्टम बी में जैसे मान लीजिए सर्कल वाले स्पीशीज हैं। लेट्स अज्यूम ए वाला इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल है और बी वाला पॉन्ड इकोसिस्टम है और उसके बीच में इकोटोन है और इसमें 9 स्पीशीज मौजूद हैं, 3 ए वाले इकोसिस्टम के और 3 बी वाले इकोसिस्टम के, और 3 ऐसे स्पीशीज हैं जो खासकर इसी एरिया में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने स्पीशीज हैं और एक्वाटिक इकोसिस्टम के अपने स्पीशीज हैं, पर ये जो इकोटोन वाला एरिया है वहाँ पर लैंड और वाटर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, इसीलिए दोनों तरफ की स्पीशीज आपको यहाँ इस जोन में देखने को मिलेंगी। देन अब बात करते हैं निश के बारे में। अब ये निश क्या होता है? निश is the unique functional role or place of a species in an ecosystem. It is a description of all the biological, physical, chemical factors that a species need to survive, stay healthy and reproduce. अब निश क्या होता है? तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो निश एक यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस होता है किसी भी स्पीशीज प्रजाति का उसके इकोसिस्टम में। वो सारी एक्टिविटीज जो जीव परफॉर्म करता है और वो स्पेसिफिक जगह जहां वो जीव रहता है वही उसका निश कहलाता है। वो जितनी भी एक्टिविटीज एक ऑर्गेनिज्म कर रहा है और जहां वो रह रहा है उसी को उसका निश कहते हैं। जितने भी बायोलॉजिकल, फिजिकल या केमिकल फैक्टर्स जिनकी स्पीशीज को जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसे स्पीशीज का निश ही डिस्क्राइब करता है। सो निश ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल और उसके रहने की जगह है। अ निश इज यूनिक फॉर अ स्पीशीज व्हिच मीन्स no two species have exact identical niche. Niche plays an important role in conservation of organism. If we have to conserve species in its native habitat, we should have knowledge about the niche requirements of the species and should ensure that all the requirements of its niche are fulfilled. हर species का अपना specific यूनिक निश होता है। इसका मतलब है दो अलग प्रजातियों के एक जैसे निश नहीं हो सकते। दो अलग स्पीशीज के एक जैसे फंक्शंस और एक ही जगह पे वो नहीं रह सकते। निश जीवों को कंजर्व करने में, उन्हें बचाने में हेल्प करता है। अगर हमें किसी जीव की प्रजाति को बचाना है, उसे उसके ही नेटिव हैबिटाट में जहाँ उसकी पैदावार हो, जहाँ वो स्पेसिफिकली जन्म लेता है, तो हमें उसके निश रिक्वायरमेंट्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि जो स्पीशीज है अपने सिस्टमैटिक फंक्शनल रोल अपनी जगह में परफॉर्म कर पाए, उसकी निश की रिक्वायरमेंट पूरी हो। अब इस डायग्राम में आप 3 अलग स्पीशीज की बर्ड्स देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 3 अलग स्पीशीज की बर्ड्स हैं और ये तीनों एक ही हैबिटाट में रहती हैं, पर इनके रहने की स्पेसिफिक जगह इस पेड़ पर और इन तीनों का फंक्शनल रोल अलग है। ये तीनों क्या है, इसी पेड़ पर रह रही है पर अलग अलग एरियाज में रह रही है। सो ये वाली बर्ड पेड़ के सबसे ऊपर वाले भाग में रहती है और ऊपर के फल और पत्ते खाती है। फिर ये बर्ड आप देखिए, ये बर्ड पेड़ के बीच वाले भाग में रहती है और इंसेक्ट्स वगैरह खाती है पेड़ पर। और सबसे लोअर एरिया में ये बर्ड रहती है और ये बर्ड क्या करती है, नीचे वाले भाग में रहती है और उससे मिलने वाला जो भी भोजन होता है उसे खाती है और पेड़ से गिरे पत्ते के लिटर पर सर्वाइव करती है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि माना ये तीनों बर्ड्स इस पेड़ को अपना घर मानती हैं, पर अपने बल पर इन्होंने अपने लिए एक जगह और फंक्शनल रोल डिसाइड किया। सबसे ऊपर रहने वाली बर्ड हर्बीवोरस है क्योंकि वो फल और पत्ते खाती है। बीच में रहने वाली चिड़िया कार्निवोरस है एज वो इंसेक्ट्स खाती है। और सबसे नीचे रहने वाली जो चिड़िया है वो डेट्रीवोरस है क्योंकि वो क्या खा रही है, डेड ऑर्गेनिक मैटर खाती है। तो ऐसे निश क्या करता है, स्पीशीज को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। रह तो वो इसी पेड़ पे रही हैं, पर उनका अपना माइक्रो हैबिटाट है। इस पेड़ पर भी वो अपनी स्पेसिफिक जगह बना कर बैठी हैं सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि ये तीनों चिड़िया अलग स्पीशीज की हैं और ये तीनों ही अगर टॉप पे रहने के लिए क्या करेंगी, फाइट करेंगी, तो इनमें से जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी वही क्या करेगी, सर्वाइव कर पाएगी। और जो सर्वाइव करेगा उसी को क्या मिलेगा, फूड मिलेगा और वो उसी तरीके से फंक्शन करेगी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक तरीके से अपना अपना रोल खुद डिसाइड कर लिया। अब टाइप्स ऑफ निश की बात करें तो निश में आ जाता है हैबिटाट निश, कि वो रहेंगे कहाँ, जो भी ऑर्गेनिज्म है
फूड निश वो किस तरीके का खाना खाएंगे, और डिकम्पोजेज ऑफ व्हाट स्पीशीज इट कम्पीट्स विद, वो डिकम्पोज करेंगे और वो किन स्पीशीज के साथ कम्पीट करेंगे, झगड़ा करेंगे अपने सर्वाइवल के लिए। रिप्रोडक्टिव निश की बात करें तो हाउ, कैसे और कहाँ वो रिप्रोड्यूस करेंगे ऑर्गेनिज्म। फिजिकल एंड केमिकल निश भी होते हैं कि किस टेम्परेचर में स्पीशीज जो है वो सर्वाइव कर पाएगी, कौन सी। लैंड शेप, किस इलाके में रहेंगी, लैंड स्लोप, ह्यूमिडिटी कैसी होनी चाहिए एक स्पीशीज के लिए कि वो वहां पर सर्वाइव कर पाए, क्योंकि पोलर बियर को अगर आप किसी ट्रॉपिकल एरिया में ले आएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वहीं ट्रॉपिकल एरिया के अगर आप किसी जानवर को टुंड्रा या टाइगा वाले एरिया में ले जाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो निश बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो डिसाइड करता है कि स्पीशीज कैसे फंक्शन करेगी। फिर ह्यूमिडिटी और अदर रिक्वायरमेंट्स भी होती है कि वहाँ का मॉइस्चर कैसा है। नाउ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी में 5 नंबर पर आता है बायोम्स। सो इकोसिस्टम बहुत तरह के होते हैं, हमने पढ़ा है इसके बारे में, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम या फॉरेस्ट इकोसिस्टम। पर बायोम्स जो है वो लार्जर सरफेस एरिया के लिए डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सवाना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट। नाउ the terrestrial part of the biosphere is divisible into enormous regions called biomes, which are characterized by climate, vegetation, animal life, general soil type. No two biomes are alike. The climate determines the boundaries of a biome and abundance of plants and animals found in each one of them. The most important climatic factors are temperature and प्रेसिपिटेशन। जो भी टेरेस्ट्रियल जमीनी इलाका होता है बायोस्फीयर का, उसे बड़े रीजन्स में बांटा जाता है एंड वी कॉल इट बायोम्स। जमीनी इलाका जिसे बांटा जाए, बायोस्फीयर का जो पार्ट हो उसे हम कहते हैं बायोम्स। कहीं पर बहुत गर्मी रहती है, कहीं पर पूरा साल ठंड रहती है। सो टेरेस्ट्रियल पार्ट में वेरिएशन होते हैं क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ और जनरल सॉइल टाइप को लेकर। सो एक बायोम का टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन उसे डिफाइन करता है कि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो बायोम अलग है, और अगर वहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, जो उसका क्या हो एवरेज वेदर कंडीशन हो वहाँ की, तो वो उसे डिसाइड करता है कि वहाँ का बायोम कैसा होगा। और दो बायोम्स कभी भी एक जैसे नहीं होते, वहाँ का क्लाइमेट ही बायोम की बाउंड्रीज बनाता है एंड क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस। और जो भी पेड़ और जानवर उस बायोम में मौजूद होते हैं वो भी उसके क्लाइमेट की वजह से होता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्लाइमेटिक फैक्टर्स टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन है। इस डायग्राम में देखिए ये सारे बायोम्स हैं। जब हम इस डायग्राम में नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं तो बायोम्स हॉट से कोल्ड होते जाते हैं। डेजर्ट, हॉट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर हाई होता है, वहीं मेडिटेरेनियन, प्रेरीज और टेम्परेट फॉरेस्ट में टेम्परेचर उतना गर्म नहीं होता, मॉडरेट होता है। वहीं टाइगा, टुंड्रा, पोलर बायोम्स काफी कोल्ड होते हैं। सो ये है इक्वेटर, फिर ये हो गया ट्रॉपिकल एरिया, ये हो गया टेम्परेट एरिया, और ये हो गया हमारा आर्कटिक पोलर एरिया। तो इक्वेटर से जितना हम दूर जाएंगे नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, टेम्परेचर घटेगा, और इक्वेटर पे क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। वहीं एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो सी लेवल से, ये हमारा सी लेवल है, और ये ऊपर पहाड़ों पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, चोटी पर पहुंचेंगे तो भी टेम्परेचर घटेगा। तो टेम्परेचर किन बेसिस पे डिसाइड होता है, एक होता है एल्टीट्यूड के बेसिस पर और एक होता है लैटिट्यूड के बेसिस पर। डेजर्ट में प्रेसिपिटेशन ना के बराबर होती है। देन अब हम बात करते हैं वन बाय वन, सारे बायोम्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला बायोम है हमारा टुंड्रा, उसके बाद है टाइगा, देन टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सवाना, ग्रासलैंड, फिर लास्ट में है डेजर्ट। ये ब्रॉडली डिवीजन है बायोम का। टुंड्रा की अगर हम बात करें तो ये जो नॉर्थ मोस्ट और साउथ मोस्ट एरिया होता है अर्थ का, उसे हम कहते हैं टुंड्रा रीजन। नॉर्दर्न एंड सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड एडजॉइनिंग द आइस बाउंड पोल्स, ये सबसे नॉर्थ मोस्ट एरिया होता है अर्थ का, और साउथ मोस्ट एरिया होता है डिवॉइड ऑफ ट्रीज एक्सेप्ट स्टंटेड श्रब्स। यहाँ पर पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं होते हैं, सदर्न पार्ट ऑफ टुंड्रा में तो बिल्कुल भी नहीं। ग्राउंड फ्लोरा इंक्लूड्स, यहाँ पर आपको लाइचन,
मोजेस और सेजेस देखने को मिलेंगे। ऐसे कुछ वो दिखते हैं। है यू कैन सी यहाँ पर पैचेस की तरह आपको जमीन पे ये देखने को मिलेगा और यहाँ पर पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं होते। द टिपिकल एनिमल्स आर रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर, स्नोई आउल, लेमिंग, आर्कटिक हेयर एंड एक्सेट्रा। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस यहाँ पर बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर आपको छिपकली देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ क्रोकोडाइल, फ्रॉग्स वगैरह देखने को नहीं मिलते तुंद्रा रीजन में। यहाँ के जो फ्लोरा और फौना होते हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं इस बायोम के। सो ये बहुत ही ठंडा इलाका होता है, सबसे ठंडा इलाका है ये हमारी पृथ्वी का। और यहाँ पर मिलने वाले जो भी फ्लोरा फौना है वो बहुत डिफरेंट होते हैं। पेड़ पौधे तो यहाँ होते ही नहीं है और जो जानवर होते हैं वो इसी स्पेसिफिक एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। देन टाइगा की अगर हम बात करें तो टाइगा हमें नॉर्दर्न यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। और यहाँ तुंद्रा से टेम्परेचर काफ़ी मॉडरेट होता है। तुंद्रा में टेम्परेचर बहुत माइनस पे होता है, वहीं टाइगा में टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे देखने को मिलने लगते हैं। यहाँ से पेड़ पौधे दिखना शुरू होते हैं। ये जैसे हमारा पोलर रीजन है, यहाँ पर बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें क्या होगा, पेड़ पौधे दिखने लगेंगे। और इस इलाके को हम क्या कहते हैं, बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। द डोमिनेटिंग वेजिटेशन इज कॉनिफेरस, एवरग्रीन, मोस्टली स्प्रूस। यहाँ पर पेड़ जो है वो हमें कोनिकल शेप्स में देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी होती है और अगर यहाँ पर पेड़ जो है वो इस टाइप की शेप के होंगे तो क्या होगा, अगर बर्फ गिरेगी यहाँ तो मोस्टली इस इलाकों में क्या होता है, स्नोफॉल होती है। और स्नोफॉल अगर होगी तो यहाँ पर पेड़ के ऊपर पूरी बर्फ जम जाएगी और इससे पेड़ गिर जाएगा। तो पेड़ अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसमें स्लोप्स होती हैं। जैसे ही बर्फ गिरती है, और यहाँ की पत्तियाँ भी बहुत पतली पतली नीडल लाइक होती हैं, तो जैसे ही बर्फ गिरती है तो इस कोनिकल शेप की वजह से, स्लोप की वजह से वो फिसल कर नीचे आ जाती है और ऐसे यहाँ के पेड़ सर्वाइव कर पाते हैं। और यहाँ के पेड़ों को क्या कहते हैं, कॉनिफेरस एवरग्रीन। द फौना कंसिस्ट ऑफ बर्ड्स, हॉक्स, फर bearing carnivorous, little mink, elks, puma, Siberian tiger, wolverine, wolves, etc. तो यहाँ के जो फौना है वो भी बहुत डिफरेंट है और फ्लोरा जो है वो भी बहुत डिफरेंट है। उसके बाद थोड़ा और नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पर आपको टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। एक्सटेंड्स ओवर सेंट्रल और सदर्न यूरोप। ये जो यूरोप का सेंट्रल पार्ट है और सदर्न यूरोप है, वहाँ पर टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न चाइना, जापान और न्यूजीलैंड में भी आपको टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही मॉडरेट होता है और यहाँ बारिश बहुत होती है। द फ्लोरा इंक्लूड्स ट्रीज लाइक बीच, ओक एंड मैपल। मैपल के आपने लीव्स देखे ही होंगे, वो कुछ यूके में आपको ज़्यादातर ये वाले लीव्स देखने को मिलेंगे। और मैपल लीव्स थोड़े ऑरेंजिश रेड कलर के होते हैं और चेरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट एनिमल्स आर फेमिलियर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। यहाँ पर आपको वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स एनिमल देखने को मिलेंगे। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल होते हैं जिनकी स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, और इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। दीज आर जनरली द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल एरियाज ऑफ द अर्थ। और यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। कहाँ पर? टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट वाले बायोम्स में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं इन द इक्वेटोरियल रीजन विच इज अबाउंड विथ लाइफ। ट्रॉपिकल एरिया जो है हमें इक्वेटर के पास देखने को मिलता है। यह है नॉर्दर्न ट्रॉपिकल एरिया और यह सदर्न ट्रॉपिकल एरिया। और यहाँ पर हमें बहुत सारी जीव देखने को मिलते हैं और यहाँ पर बहुत बारिश होती है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सूरज की रोशनी बहुत गिरती है और उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन की वजह से बारिश होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लगभग 7% ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करते हैं। 40% ऑफ वर्ल्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज आपको इस एरिया में देखने को मिलेंगी। मल्टी स्टोरी ऑफ ब्रॉड लीफ्ड एवरग्रीन ट्रीज स्पीशीज यहाँ पर देखने को मिलेंगे बहुत सारे। मोस्ट एनिमल्स एंड एपीफाइटिक प्लांट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द कैनोपी और ट्री टॉप जोन। एपीफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जैसे कि ये एक ट्री है, उसकी टहनी को आपने काट दिया, काटने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक अलग तरीके का पेड़ पौधा उगने लगेगा, तो उसी को हम कहते हैं एपीफाइटिक प्लांट। एपीफाइटिक प्लांट्स इस स्पीशीज से जुड़ा नहीं होता है, इसकी अपनी अलग पहचान होती है।
आपने बेल देखी होंगी। बेल क्या करती हैं, एक किसी भी पेड़ से जाकर लिपट जाती हैं। तो बेल क्या है, एक अलग तरीके का प्लांट है जो किसी दूसरे पेड़ पर निर्भर हो जाता है, एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशन बना लेता है। देन फिर आ जाता है सवाना। ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलेगा, खासकर अफ्रीका में ये एक्सटेंसिव है। अफ्रीका के खासकर इस वाले एरिया में, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको सवाना देखने को मिलेगा। ग्रासेस विथ स्कैटर्ड ट्रीज एंड फायर रेसिस्टिंग थॉर्नी श्रब्स, यहाँ पर ग्रासेस देखने को मिलेंगे और स्कैटर्ड ट्रीज देखने को मिलेंगे जो अपने आप को आग लगने से बचाते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर के पास वाला एरिया है, यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है और आग लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ट्रीज अपने आप को फायर रेसिस्टेंट बना लेते हैं। The fauna include a great diversity of grazers and browsers such as antelopes, buffaloes, zebras, elephants, rhinoceros. The carnivorous includes lion, cheetah, hyena, mongoose and many rodents. यहाँ rodents भी देखने को मिलेंगे। तो सवाना में आपको एनिमल्स की बहुत सारी प्रजाति देखने को मिलेगी। फिर आ जाता है ग्रासलैंड, जो कि नॉर्थ अमेरिका यूक्रेन में देखने को मिलता है। टेम्परेट कंडीशन होती है और यहाँ बारिश बहुत कम होती है। ग्रासेस डोमिनेट द वेजिटेशन, यहाँ पर घास जो है वो वेजिटेशन को डोमिनेट करती है। और फौना इंक्लूड्स लार्ज हर्बीवोरस लाइक बाइसन, एंटीलोप, कैटल, रोडेंट्स, प्रीरी डॉग, वुल्फ एंड अ रिच एंड डाइवर्स एरे ऑफ ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड्स। तो ये रहा हमारा ग्रासलैंड का फौना और फ्लोरा। उसके बाद आ जाता है डेजर्ट। तो डेजर्ट में कैसी कंडीशन होती है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत वेरी करता है। कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स विद द वेरी लो एंड स्पोरेडिक रेनफॉल विथ लो ह्यूमिडिटी, यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत लो होती है, ना के बराबर होती है और बारिश तो होती ही नहीं। द डेज आर वेरी हॉट बट नाइट्स आर कोल्ड, यहाँ दिन जितना गर्म होता है रातें उतनी ठंडी होती है। यहाँ सैंड क्या करती है, रेगिस्तान की जो सैंड होती है वो जितनी जल्दी गर्म होती है दिन के टाइम पे, उतनी ही जल्दी रात में ठंडी हो जाती है। द फ्लोरा इज ड्रॉट रेसिस्टेंट, ये जो यहाँ का फ्लोरा होता है, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो सूखे से अपने आप को बचाते हैं। जैसे कैक्टस हो गया, यूफोर्बियाज हो गया, ये एक तरीके के प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम्स जो होती हैं बहुत मोटी होती हैं और इसमें लीव्स नहीं होती। लीव्स ना होने का एक रीज़न होता है इस डेजर्ट वाले एरिया में, क्योंकि लीव्स होंगी तो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा और ट्रांसपिरेशन में क्या हो जाएगा, वाटर का प्लांट से इवेपोरेशन हो जाएगा। तो इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए कैक्टस क्या करते हैं, यूफोर्बियस जैसी स्पीशीज वाले प्लांट क्या करते हैं, ऐसे थॉर्नी लाइक स्टेम्स बनाते हैं, उसमें पानी ज़्यादा करके स्टोर करके रखते हैं। और फौना में आपको यहाँ रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे, स्मॉल मैमल्स और बर्ड्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। देन अब हम बात करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स आर नॉट कॉल्ड बायोम्स। एक्वाटिक पानी वाले जो इकोसिस्टम्स होते हैं उन्हें हम बायोम्स नहीं कहते। हाउएवर दे आर डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स, पर उन्हें अलग अलग लाइफ जोन में डिवाइड किया गया है विथ रीजन्स ऑफ रिलेटिवली डिस्टिंक्ट प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। और यहाँ पर अलग अलग एक्वाटिक इकोसिस्टम में अलग प्लांट और एनिमल लाइफ देखने को मिलती है। द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस एक्वाटिक जोन्स आर ड्यू टू सैलिनिटी, और इनके बीच में जो डिफरेंसेस होता है वो इनकी सैलिनिटी, खारेपन की वजह से होता है। लेवल्स ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, कि उसमें कितना न्यूट्रिएंट डिजॉल्व है, या वाटर का टेम्परेचर कितना है, और या सनलाइट कितना अंदर तक पानी के पेनिट्रेट कर पाती है, उसके हिसाब से एक्वाटिक सिस्टम जो होता है वो एक दूसरे से डिफर करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड एज लोटिक यानी मूविंग वाटर और लेंटिक स्टिल और स्टैग्नेंट वाटर। लोटिक में हमारा रिवर आ जाता है और स्टैग्नेंट में पॉन्ड इकोसिस्टम को मान लिए। लोटिक वाटर सिस्टम इंक्लूड्स फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स, जो पानी बह रहा हो। लोटिक वाटर सिस्टम इंक्लूड्स फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, राइवलेट्स, क्रीक्स, ब्रुक्स एंड रिवर्स, जो पानी बह रहा हो उसे हम कहते हैं लोटिक वाटर सिस्टम। लेंटिक वाटर बॉडीज इंक्लूड्स पूल्स, पॉन्ड्स, सम स्वैम्प्स, बॉग्स एंड लेक्स। सो दलदल, तालाब, पूल वाले जो इलाके होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं लेंटिक वाटर बॉडीज। और यहाँ का पानी कैसा होता है, ठहरा हुआ होता है, एक ही जगह पे होता है और वो दूसरी जगह मूव करके नहीं जाता। दे वेरी कंसिडरेबली इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो मूविंग वाटर होता है और जो स्थिर वाटर होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों तरीके से, फिजिकल हो, केमिकल हो और बायोलॉजिकली हो, वो डिफर करते हैं। देन फिर आ जाता है मरीन इकोसिस्टम।
नियरली 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशन, यानी 3/4 जमीनी इलाका जो है अर्थ का सरफेस एरिया है वो ओशन से घिरा है, विद एन एवरेज डेप्थ ऑफ 3750 मीटर एंड विद सैलिनिटी 35 parts per thousand and 90% of which is सोडियम क्लोराइड। 35 parts per thousand का क्या मतलब हो गया? जैसे मान लीजिए ये 1000 लीटर वाटर है, 1000 लीटर वाटर है और इसमें 35 ग्राम्स सैलिनिटी है, सॉल्ट है, तो ये कहलाता है सैलिनिटी, यानी 1000 लीटर में 35 पार्ट्स पर 1000 सैलिनिटी मौजूद है, अबाउट 90% ऑफ विच इज सोडियम क्लोराइड, और इसमें से ज़्यादातर 90% क्या है? सोडियम क्लोराइड है। सैलिनिटी में क्या है? 90% सोडियम क्लोराइड मौजूद है। उसके बाद आ जाता है एस्चुरीज। कोस्टल बेस, रिवर माउथ एंड टाइडल मार्शेस फॉर्म द एस्चुरीज। जो कोस्टल बेस होते हैं, रिवर का मुंह होता है या टाइडल मार्शेस होते हैं, वो एस्चुरीज बनाते हैं। एस्चुरीज फ्रेश वाटर फ्रॉम river meet ocean water and the two are mixed by actions of tides. Estuaries are highly productive as compared to the adjacent river or sea. तो जहाँ फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर से मिक्स होता है वो एस्चुरी कहलाता है, और ये जो एस्चुरी वाला इलाका होता है वो सी वाले इलाके से और रिवर वाले इलाके से, ये जो बीच वाला इलाका होता है एस्चुरी का, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। ये जो टाइड्स होती हैं उनकी वजह से और रिवर फ्लो करके आती है उसकी वजह से एस्चुरी फॉर्म होती है। तो ये रिवर फ्लो करके आ रही है और ये है हमारा समुंदर। जब ये रिवर फ्लो करके आ रही है और ये आके कहाँ मिलेगी? समुंदर में मिलेगी, और समुंदर भी क्या कर रहा है? अपनी लहरों से कुछ पानी अंदर की तरफ पुश कर रहा होगा, और रिवर भी अपना पानी लेकर आ रही है। तो यहाँ जहाँ पर ब्रैकिश वाटर और फ्रेश वाटर मिल रहा है वहाँ पर बनती है हमारी एस्चुरी। एस्चुरी में क्या होता है? फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर यानी सलाइन वाटर मिलता है, और इस इलाके में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। सी के पानी से और रिवर के पानी से कंपेयर करें तो एस्चुरी में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब कोरल रीफ्स की बात करते हैं, तो पॉलिप्स का ग्रुप मिलकर कोरल रीफ्स बनाते हैं। ये पानी के इकोसिस्टम में मिलते हैं, और ये पॉलिप्स इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, मतलब इनकी बैकबोन नहीं होती। पॉलिप्स जब मर जाते हैं तब ये कैल्शियम कार्बोनेट एक्सक्रीट करते हैं, और इन कैल्शियम कार्बोनेट की परत कोरल रीफ बनाती है, और इन कोरल रीफ पर ज़ूएंथैलाई प्लांट रहते हैं, और दोनों एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशन फॉर्म करते हैं। ज़ूएंथैलाई को CO2 नाइट्रेट और फोस्फेट कोरल से मिल जाता है, वही ज़ूएंथैलाई फोटोसिंथेसिस करके कोरल्स को फूड प्रोवाइड करता है, लाइक शुगर, अमीनो एसिड्स एंड लिपिड्स। अब बात करते हैं मैंग्रोव्स के बारे में। तो मैंग्रोव्स के पेड़ कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, और ये पेड़ सॉल्टी वाटर में भी सर्वाइव कर पाते हैं। इनकी खासियत ये है कि इनके बीज जो हैं जमीन पे गिरने से पहले ही जर्मिनेट हो जाते हैं, उगने लगते हैं। ब्रैकिश वाटर में ऑक्सीजन नहीं होता है या ना के बराबर होता है, इसलिए मैंग्रोव्स की जड़ें पानी से ऊपर आ जाती हैं, और मैंग्रोव्स कोस्टल एरियाज के लोगों को सुनामी से भी प्रोटेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वी विल कंटिन्यू विथ इकोलॉजी का चैप्टर 2। बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है अर्थ का जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ के हर इलाके में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। बायोस्फीयर रिप्रेजेंट्स अ हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरैक्टिंग जोन कंप्राइजिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। जब पानी, जमीन और हवा मिलते हैं और उनके बीच के इलाके को हम कहते हैं बायोस्फीयर। ये जब ये तीनों मिलते हैं तो बायोस्फीयर क्रिएट करते हैं। इट इज अ नैरो लेयर अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये एक पतली सी लेयर है अर्थ के सरफेस पे। इफ वी विजुअलाइज द अर्थ टू बी द साइज ऑफ एन एप्पल, द बायोस्फीयर वुड बी एज थिक एज इट्स स्किन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम अर्थ को एप्पल की तरह अज्यूम करें तो बायोस्फीयर उसकी परत की तरह है। Life in the biosphere is abundant between 200 meters below the surface of the ocean. Life हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी बायोस्फीयर में? 200 मीटर नीचे ओशन में, एंड अबाउट 6000 मीटर्स अबव द सी लेवल। और अगर सी लेवल से हम 6000 मीटर ऊपर जाएंगे वहाँ तक हमें लाइफ देखने को मिलेगी। उसके और ऊपर हमें लाइफ देखने को नहीं मिलेगी, और उसके बहुत नीचे हमें लाइफ देखने को नहीं मिलेगी। बायोस्फीयर एक बहुत ही लिमिटेड एरिया है अर्थ पे,
और वहाँ पर क्या होती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है अबंडेंस में। बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम्स ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल। बायोस्फीयर जो है नॉर्थ के एकदम एक्सट्रीम वाले इलाके में, ये जो नॉर्थ है हमारे अर्थ का, उसके एक्सट्रीम इलाके में, और साउथ के एक्सट्रीम इलाके में हमें बायोस्फीयर देखने को नहीं मिलेगा। बायोस्फीयर में क्या होता है, याद रखिएगा, बायोस्फीयर में लाइफ एग्जिस्ट करती है। द हाईएस्ट माउंटेन्स एंड द डीपेस्ट ओशंस सिंस एग्जिस्टिंग हॉस्टाइल कंडीशंस, क्योंकि पहाड़ों के एकदम ऊपर और ओशंस के एकदम गहरे नीचे बहुत ही हॉस्टाइल कंडीशंस होती हैं जहां पर लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकती। ओकेजनली स्पोर्स ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया डू अकर, जबकि स्पोर्स ऑफ फंजाई और बैक्टीरिया वहां देखने को मिल सकते हैं ग्रेट हाइट पे एट 8000 मीटर्स, बट दे आर नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव, पर वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होते, हेंस रिप्रेजेंट ओनली डोरमेंट लाइफ, और वो डोरमेंट लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ विद इन द बायोस्फीयर कम्स फ्रॉम द सन, और जो लाइफ के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमें सन से मिलती है। न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द एयर, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं वाटर से मिलते हैं, एयर से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सेम केमिकल आर रिसाइकिल्ड ओवर एंड ओवर अगेन, और ये जो केमिकल्स होते हैं वो बार बार रिसाइकिल होते हैं और लाइफ के लिए यूज होते हैं बार बार और कंटिन्यू करते रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बायोस्फीयर। कोई एक यूनिफॉर्मली पूरी तरीके से बायोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म स्प्रेड नहीं है। कहीं बहुत ज़्यादा आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, कहीं कम देखने को मिलेंगे। तो ये जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो एरिया वाइज डिफर करते हैं, वेरी करते हैं बायोस्फीयर में। ओनली अ फ्यू ऑर्गेनिज्म लिव इन द पोलर रीजन, बहुत कम ऑर्गेनिज्म आपको पोलर रीजन्स में देखने को मिलेंगे, जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा आपको प्लांट्स और एनिमल्स की आबादी देखने को मिलेगी। 50% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी। फिर ये डायग्राम देख लीजिए आप। तो बायोस्फीयर कैसे बनता है, जब एयर, लैंड और वाटर ये तीनों एक जगह आते हैं तो मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। So this was it for this particular video and chapter. We will continue with chapter 2 of ecology in the next video slide. Thank you for watching and listening. Please like and subscribe.